नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रेरणा महेश्वरी, सहाचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मेरा आज का व्याख्यान मौर्यकालीन कला और साहित्य पर केंद्रित होगा। मौर्यकाल पर जो मेरे पहले के लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का विशालतम साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य की सुव्यवस्था, शांति और संपन्नता के परिणाम स्वरूप जीवन का विकास अनेक क्षेत्रों में हुआ और शायद इसीलिए मौर्य काल में कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मौर्य काल में पहली बार संगठित कलात्मक गतिविधि का प्रमाण मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि मौर्य काल की जो कला है उससे संबंधित स्तंभ और पशु मूर्तियां ईरानी कला से प्रभावित थी, लेकिन अधिकांशतः भारतीय विद्वानों के अनुसार मौर्य काल की कला का स्रोत भारतीय ही है। मौर्य काल में दो प्रकार की कला की शैलियां दृष्टिगत हुई है। पहली तो राजसी कला, जिसमें स्थापत्य और शिल्पकला आती है, और दूसरी लोक कला। राजसी कला के अंतर्गत हम राजप्रासाद, विशाल पाषाण स्तंभों और गुफाओं का अध्ययन करते हैं, और लोक कला के अंतर्गत यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां आती है। मौर्य काल की कला के जो पुरावशेष है उसके अंतर्गत मौर्य राजप्रासाद, एकाश्मक स्तंभ, गुहा स्थापत्य, प्रस्तर मूर्तियां और नृण मूर्तियों को सम्मिलित किया जाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे मौर्य राजप्रासाद की। मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष कुम्भलहार, जो कि पटना के पास है, वहां से प्राप्त हुए हैं, और मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदर योजना और वहां के भव्य राजप्रासाद का वर्णन किया है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था और नगर का आकार एक समानांतर चतुर्भुज के समान था। वह लगभग 9.5 मील लंबा और लगभग 2 मील चौड़ा था। नगर चारों ओर से लकड़ी की बनी दीवार से घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। इन दीवारों पर तीर चलाने के लिए छिद्र बने थे। सामने की ओर रक्षा हेतु एक परिखा खोदी थी, जो कि 600 फीट चौड़ी और 30 फीट गहरी थी। मौर्यकालीन इस भव्य राजप्रासाद में चंद्रगुप्त की राजसभा भी है, जिसका उल्लेख पतंजलि ने किया है, और यह सभा एक विशाल मंडप के रूप में है। मंडप के मुख्य भाग में पूर्व से पश्चिम की और 10-10 स्तंभों की 8 पंक्तियां हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार यह ऐतिहासिक युग का पहला विशाल अवशेष है, जिसके दिव्य स्वरूप को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाता है। दूसरे हम बात करें एकाश्मक स्तंभों की। एकाश्मक स्तंभ मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और अपनी विस्मयकारी पॉलिश और सजीव पशु आकृतियों के कारण प्रसिद्ध है। इन स्तंभों का निर्माण चुनार के बलुए पत्थर से किया गया। संपूर्ण लाट एक ही पत्थर से निर्मित है। इनकी ऊंचाई लगभग 12 से 15 मीटर है। ये शुंडाकार है और ऊपर से नीचे की ओर अधिक मोटे हो गए हैं। स्तंभों के शीर्ष पर भव्य पशु मूर्तियां हैं और इन पर सुंदर और चमकदार पॉलिश की गई है। इन स्तंभों में सारनाथ
का स्तंभ जिसके शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे के पीछे पीठ किए हुए बैठे हैं। लौरिया नंदन स्तंभ जिसमें शीर्ष पर एक सिंह खड़ा है। संकीसा स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी है और रामपुरवा का स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक वृक्ष है। इनमें सबसे सुंदर और सर्वोत्कृष्ट सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्षक है। इस स्लाइड में आप दोनों पिक्चर्स से देख सकते हैं कि लौरिया नंदन स्तंभ जिसमें शीर्ष पर एक सिंह बना हुआ है और सारनाथ स्तंभ जिसमें एक दूसरे के पीछे पीठ करे हुए 4 सिंह नजर आ रहे हैं। मौर्यकालीन कला का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है गुहा स्थापत्य। बिहार में गया के पास बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों से 7 गुहा आवास प्राप्त हुए हैं और ये शिलाओं को काटकर निर्मित स्थापत्य यानी रॉक कट आर्किटेक्चर के प्राचीन उदाहरण है। बराबर पर्वत समूह से 4 गुफाएं मिली हैं। कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। इसी प्रकार नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं जिनके नाम है गोपी गुफा, वहीयका गुफा और वडथिका गुफा। इन गुफाओं की दीवारों और छतों पर की गई अत्यंत चमकदार पॉलिश मौर्यकाल की कला की विशिष्टता को परिलक्षित करती है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि गुफा की दीवारें काफी चिकनी और चमकीली है। पाषाण शिल्प के ऊपर सूर्य रश्मियों जैसी चमकती प्रभा है। इसका काम बहुत ही सच्चा और बारीक है और स्पष्ट है कि इन गुफाओं में जो पॉलिश की गई है वो मौर्यकालीन कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। मौर्यकालीन कला का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है वहां से बड़ी संख्या में प्राप्त प्रस्तर मूर्तियां। पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा और अन्य अनेक क्षेत्रों से मौर्य युग की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है और इन पर मौर्य काल की विशिष्ट चमकदार पॉलिश की हुई है, इसलिए इन्हें मौर्य काल का माना जाता है। इन मूर्तियों में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां सबसे अधिक सुंदर और सजीव हैं। इन्हें मौर्यकालीन लोक कला का प्रतीक माना जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विरारगंज पटना से प्राप्त चामरग्राहिणी यक्षी की मूर्ति है और यह मूर्ति 6 से 9 फीट ऊंची है। इस मूर्ति के अतिरिक्त परखम जो कि मथुरा में है वहां से भी एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि 8 फीट 8 इंच ऊंची है और ये मूर्तियां कला की सूक्ष्मता का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत करती है। इन प्रस्तर मूर्तियों के अतिरिक्त मौर्य काल की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां पटना, अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी आदि स्थानों से प्राप्त हुई है और कला की दृष्टि से ये सुंदर है ही और इसके अलावा उस युग के वेशभूषा और आभूषणों की भी जानकारी इनसे मिलती है। बुलंदीबाग से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो भी काफी उल्लेखनीय है।
मौर्य काल के साहित्य की अगर हम बात करें तो इस काल में बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन उनकी निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। इस काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कुछ सूत्र ग्रंथों की भी रचना इसी काल में की गई और इसी काल में रामायण और महाभारत दोनों के कुछ अंशों का परिवर्धन हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कात्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपने वार्तिक इसी काल में लिखे थे। बौद्ध साहित्य की दृष्टि से भी मौर्य काल काफी महत्वपूर्ण है। इस काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, त्रिपिटकों का संगठन हुआ और मोगली पुत्र तिस द्वारा अभिधम पिटक के कथा वस्तु की रचना भी हुई। जैन साहित्य की दृष्टि से भी मौर्य काल काफी महत्वपूर्ण रहा। आचारांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, उपासक दशांग, प्रश्न व्याकरण आदि जैन ग्रंथों के अधिकांश भाग इसी काल में लिखे गए थे। जैन धर्म के प्रसिद्ध लेखक जम्बू स्वामी, प्रभव और स्वयंभू भी इसी युग में हुए थे और इसी काल में जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य भद्रबाहु भी हुए थे। मौर्य काल में शिक्षा का जन सामान्य में प्रचार था। अशोक के अभिलेख हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि सामान्य जन भी उनको पढ़ सकता था। इसका मतलब शिक्षा का काफी प्रचार था। स्मिथ के अनुसार अशोक के समय में भारत में शिक्षा की प्रतिशत दर ब्रिटिश राज्यों के अनेक प्रांतों की प्रतिशत दर से ऊंची थी। शिक्षा के लिए इस समय बहुत सारे शिक्षण संस्थान, विद्यालय एवं महाविद्यालय थे। तक्षशिला मौर्य काल में उच्चतम शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। जातक ग्रंथों में हमें अनेक राजकुमारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला जाते हुए पाते हैं और शिक्षा गुरुकुलों में, मठों और विहारों में भी दी जाती थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य काल कला और साहित्य दोनों के विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण काल रहा और इस काल में कला के क्षेत्र में विशेष रूप से जो एकाश्मक स्तंभ और रॉक कट आर्किटेक्चर के उदाहरण के रूप में हमें अनेक गुफाएं प्राप्त होती हैं और उनसे हमें मौर्य काल की विशिष्ट रूप से जो चमकदार पॉलिश की गई है उनके दर्शन होते हैं और पता चलता है कि उस समय कला ने अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया था।